धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। कुछ लोग ओवैसी साहब हो या कोई एक दो और है जिनकी चिंता ही ऐसी है जो समाप्त नहीं की जानी चाहिए। चिंता उनकी ये कानून से बड़ी है, वो बहुत उचित हुआ। अरे मैं तैयार हूं मरने के लिए। तुम मारोगे क्या? बोलो, कहां मारोगे बताओ। अरे तुम कहां मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। मैं तो मानता हूं ये भय तो रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, रहना ही। आप चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है, लेके आओ ना उसको। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, लेके आओ ना। कतर में हमारे फौजी बैठे, लेके आओ ना उनको। अरे कहां तुम्हारी देशभक्ति है? मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं। आप अंदाजा भी लगा रहे भाई, आज आप वहां बैठे, कल आएंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत करिए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हो। हमको शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। जो रविशंकर प्रसाद जी ने जहां से समाप्त किया वहीं से शुरू करना चाहता हूं सर। इस देश में मैकाले ने दो चीजें थी। एक, मैकाले ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति दी जिसमें कि हमारे बच्चे किस तरह से चपरासी हो सकते हैं, किरानी हो सकते हैं, कैसे अंग्रेजों की गुलामी के लिए वो अक्षर लिखा पढ़ी कर सकते हैं। तो एक वो शिक्षा पद्धति दी, और एक ये 1860 का जो है इंडियन पेनल कोड, जिसको कि भारतीय न्याय संहिता हमने अभी नाम दिया है। और इसके ऊपर खूब चर्चा हुई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दो बड़े काम किए इस लोकसभा में 2019 से लेकर 2024 तक में, जो एक बड़ा काम हुआ कि उन्होंने दोनों चीजों को, गुलामी की जो दो निशानी थी, जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, वो नई शिक्षा पद्धति दी, और ये 1860 का जो इंडियन पेनल कोड था उसको खत्म करने का फैसला किया। लेकिन मुझे दुख होता है सर कि जब यहां चर्चा होती है तो चर्चा ये होती है कि ये इंडियन पेनल कोड था, ये सीआरपीसी था, आप इसको बदल लें। मुझे ये नहीं लगता कि भारत की सभ्यता संस्कृति जो समझते हैं सर, वो अपने ऊपर उनको घमंड क्यों नहीं होता है, अपने ऊपर उनको विश्वास क्यों नहीं होता है। यहां जो सीआरपीसी आईपीसी की बात चल रही है, दो चीजें इस देश में चली सर जिसके आधार पर कि दंड मिलता था, न्याय मिलता था। वो याज्ञवल्क स्मृति था, जिनको कि वेद में, अपने हिंदुत्व होने में, भारतीय होने में जिनको घमंड हो, कि याज्ञवल्क स्मृति ऐसी थी जिसमें कि दंड निर्धारित था। और दूसरा जो है चाणक्य की अर्थनीति था जिसमें कि दंड निर्धारित था। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं वो चाणक्य से एक बड़ी प्रेरणा लेकर कह रहे सर। चाणक्य क्या करता था, आपको कहानी याद है, आप तो वहां विभाग प्रचारक रहे सभापति महोदय, कि चाणक्य जो है, चाणक्य यदि किसी से व्यक्तिगत मीटिंग करते थे तो उसके लिए उनका दिया और बाती अलग होता था। फौजदारी के कवानीन खुद मुजरिमाना है। ये जुर्म की रोकथाम से ज्यादा हुकूमतों के जराइम को कानूनी शक्ल देने के लिए बनाए जा रहे हैं। अब तरफे तमाशा यह है सर कि पिछले सेशन में मोदी हुकूमत ने जन विश्वास बिल 2023 को, जिसमें 183 प्रोविजंस और 43 कवानीन थे इम्प्रिजनमेंट के, उसको निकालकर फाइन में तब्दील कर दिया। उसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट को भी तरमीम की गई और सजा के बजाय सबस्टैंडर्ड ड्रग्स के लिए आपने फाइन ला लिया। तो मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि सबस्टैंडर्ड ड्रग्स के मैन्युफैक्चर के लिए आपने जेल के बजाय फाइन उसमें तब्दील कर दिया तरमीम करके। तो ये जरूरी है बोलना इस ऐवान में कि जन विश्वास के नाम पर आपने इस सबस्टैंडर्ड ड्रग्स से आवाम को खतरे में डाल दिया। अब आप डिक्रिमिनलाइजेशन की बात करते हैं। सभी प्रकार के खबरों के लिए जुड़े रहिए सरपंच टीवी के
साथ। वहां पर आपने धन्यवाद। नहीं किया, फाइन में तब्दील कर दिया। चैनल और जो को कवानीन सब्सक्राइब करना ना भूलें क्राइम्स है, सेडेशन, एवं डिफेमेशन, वीडियो को लाइक उसको आपने और नया शेयर क्रिमिनल, इस अवश्य नए क्रिमिनल करें। लॉ में ला लिया। तो सर ये बात साफ हो गई कि जन के लिए अविश्वास, धंधे के लिए विश्वास, ये इस हुकूमत का नया मंत्रा है। और लाइटर वेन में अगर मैं कहूं तो जॉन अलिया ने कहा था कि जुर्म में हम कमी करें भी तो क्यों, तुम सजा भी तो कम नहीं कर। को बताना पड़ेगा कि असल मकौले पुत्र कौन है। सर सच्चाई यह है कि इस मुल्क के गरीब, दलित, मुसलमान, आदिवासी, इनके लिए जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं है। और क्या जुर्म है पता ही नहीं इनको। सर अगर हमको रिफॉर्म करना था, इस्लाह करना था, तो हमको उन प्रोविजंस को निकालना था जो हुकूमत और पुलिस को मनमानी करने की इजाजत देती है। हमको वो प्रोविजंस को निकालना था कि जो मंत्रियों को और पुलिस को ये मौका मिल जाता है लोगों को सालों जेल में रखने का, उन पर कोई जुर्म उन पर साबित नहीं होता। हमको ये करना चाहिए था कि जो प्रोसिक्यूटर होता है वो फैब्रिकेटेड एविडेंस डालकर ताकतवरों को अपनी ताकत की बुनियाद पर उनको छूट दे देता है। हमने वो काम नहीं किया। आज हमारे वतन अजीज भारत में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल अगर कोई है जेलों में तो मुसलमान, दलित, आदिवासी हैं। सर इनका कन्विक्शन रेट देख लीजिए आप। एनसीआरबी का डेटा है 2017 से 21 का, 20% अंडर ट्रायल मुसलमान है, 16% कन्विक्शन है और मुसलमानों की आबादी 14.2% है। प्रिवेंटिव डिटेंशन यदि जिसको इस्तेमाल किया जाता है जुडिशियल प्रोसेस को सबवर्ट करने के लिए और फेयर ट्रायल को सबवर्ट करने के लिए, आज भारत की जेलों में 30% डेटेन्यूज मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में 33% मुसलमान डेटेन्यूज थे। आज 83.9% उत्तर प्रदेश की जेलों में मुसलमान डेटेन्यूज। उत्तर प्रदेश में यूपी गैंगस्टर एक्ट में एक चार्जशीट में गैंगस्टर एक्ट लगता। सर आप बताइए फिर यूएपीए का क्या होगा, पीएमएलए का क्या होगा, महाराष्ट्र मकोका क्या क्या होगा, गुजरात के कोका क्या क्या होगा। आप ये सब कानून रख रहे हैं और एक पुलिस वाले को आप ये तमाम कानून की इजाजत देंगे। याद रखिए जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कल आज सत्ता में है, कल नहीं रहेंगे, वो बदले की भावना से काम करते हैं। सर मुझे पुलिस ने पीटा सर 1999 22 दिसंबर को मेरे सर पर 20 टाके लगे, पीठ से लेकर पैर तक मारा गया। आपको मालूम सर क्या हुआ? तेलुगु देशम की सरकार थी, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को जिन्होंने मुझे मारा था उनको आईपीएस कन्फर कर दिया। आईपीएस अरे मैं तैयार हूं मरने के लिए। तुम मारोगे क्या? बोलो कहां मारोगे बताओ। अरे तुम कहां मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। अरे तुम्हारी गोली डरने वाला बैठो तुम। अरे चप्पन देके बैठो तुम। प्लीज आप बैठ जाइए। टेररिज्म का देखिए सर, आप बैठ जाइए प्लीज। यूएपीए का सर मैं खत्म कर, टेररिज्म उनको रोकिए सर। ओके प्लीज सिट डाउन। हाँ तुम गोली मार सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते सर। टेररिज्म का डेफिनेशन में आप देखिए, यूएपीए का सेक्शन 16, यूएपीए का सेक्शन 16 क्लॉज 113 में आ गया। यूएपीए का सेक्शन 15 क्लॉज 131 में आ गया। देख लेंगे उसको, देख लेंगे। यूएपीए का आपत्तिजनक अंश निकाल दिए जाएंगे। यूएपीए का क्लॉज 18 113(4) में आ गया। यूएपीए का क्लॉज 18 113(3) में आ गया। यूएपीए का क्लॉज 20 113(5) में आ गया। यूएपीए का सेक्शन 19 113(6) में आ गया। अरे भाई साहब फिर क्या बचा है? आप यूएपीए से, मकोका से, गुजरात कोका से, पीएमएलए सब ला लिए। तो स्पीकर सर मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं उम्मीद कर रहा था कि मैंने वजीर दाखिला का एक स्टेटमेंट सुना था अमित शाह साहब का कि जब गुजरात के होम मिनिस्टर थे तो उन पर जुल्म किया गया, उनको दबाया गया। मगर हम ये समझ रहे थे कि जिस शख्स पर नाइंसाफी हुई है, जो वो क्लेम कर रहे हैं, तो कम से कम वो दूसरों से नाइंसाफी तो नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? अरे ऐसे हजारों लोग हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, ना उनके पास दलील है, ना उनके पास वकील है, ना उनके पास आजादी है। तो ये तीन सर मैं आखिर एक लफ्ज ये तीनों कवानीन हमारे मुल्क की जमहूरियत के लिए, इन गरीब तबकात के लिए नुकसानदेह साबित होगा। और ये सरकार को मैं चार्ज दे रहा हूं, आप चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है, लेके आओ ना उसको। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, लेके आओ ना।
कतर में हमारे फौजी बैठे, लेके आओ ना उनको। अरे कहां तुम्हारी देशभक्ति है? अरे निखिल गुप्ता को लाओ, इस कानून में इस्तेमाल की। Prisoners are going to be set free, which you promised in 2019. आज तक नहीं हुआ, बल्कि आप यूएपीए उठा के आप पूरा पुलिस को वो पावर्स दे रहे हैं, जो पुलिस आज भी उठा के कोई भी चीज, किसी को भी टेररिस्ट, 2019 पे आपने लॉ को रिवाइज किया कि पहले एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती थी, अब किसी भी इंडिविजुअल को आप टेररिस्ट कर दें। इसका मिसयूज पंजाब में तो रोज ही हो रहा है, देश में भी देख रहे हैं, किसी को भी टेररिस्ट। आपको हैरानी होगी कि पंजाब में कुछ बच्चों ने सिक्खी का प्रचार करने के लिए कुछ पैम्फलेट घर पे मिले तो उनपे भी यूएपीए लगा दिया और फिर उठा के दूर दूर भेज देते। श्री रमेश विदुड़ी जी। सर मैं अपील करती हूँ कि इस कानून का, ये पुलिस का मिसयूज का, हम इस चीज का गवाह हैं, और ये चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हुए तो यही कुत्ता कल आपको नेतृत्व में बनने जा रहा है। मुझे गौरव है कि तीनों कानूनों को 150 साल के बाद बदलने का और वो बिल को पायलट कर कर इस सदन में लाने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। मान्यवर जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे तो मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे। चिदंबरम साहब, ना आप हमारी पार्टी को समझे हो, ना हमारे सिद्धांतों को समझे हो। हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है, भारत का उत्कर्ष। एकमात्र आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये नरेंद्र मोदी सरकार है मान्यवर, जो कहती है हो चुका है। लोकतांत्रिक देश है, शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। मैं फर्क समझाता रहा हूं, जो बड़े कटाक्षमय तरीके से ओवैसी साहब हंस रहे इसलिए, मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाए और जेल में जाना चाहिए। मानिए, ये हमारी सरकार का थ्रस्ट है। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए। सबसे पहले अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन। यहां पर आतंकवाद को बचाने की कोई दलीलें काम में नहीं ली जाएगी, परंतु इसके दुरुपयोग न हो इसके लिए इसकी व्याख्या भी हमने बड़ी स्पष्ट की है। मान्यवर, इसकी व्याख्या की है, क्या की है? जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की प्रभुता को खतरे में डालता है और किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का प्रयास करता है आइदर और साइड से, उसको आतंकवादी घटना कहा जाएगा। उसका विवरण दिया है। डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीले गैस, न्यूक्लियर का उपयोग, ऐसी घटनाओं में जब कोई भी मृत्यु होती है तो ये घटना करने वाला आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा। अब इसमें कहां दुरुपयोग की गुंजाइश है? मगर मन में एक भय पड़ा है मान्यवर, वो भय से ये विरोध जन्म लेता है और मैं तो मानता हूं ये भय तो रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, रहना ही। जो आतंकवादी कृत्य करते हैं उनके प्रति कोई दया। ग्रेव मिसकंडक्ट
of Shri C. Thomas and Shri M. Arif MPs in utter disregard to the House and the authority of the Chair through display of the placards and entering into the well of the House, and having been named by the Chair, resolve that the above mentioned members may be suspended from the service of the House for the remainder session under Rule 374. आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है, खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सर ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सर मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं। ए मेंबर ऑफ अदर हाउस, आपके संविधान पद को जो अपमानित किया है, तो उस सदन के सदस्य है श्री राहुल गांधी, पूरा संविधान पद का और आपका अपमान किया है। ये तो हम घोर निंदा करते हैं सर। कल भी हमने इसका निंदा किया है। किसी वर्ग और समाज को ऐसे कलंकित करना बिल्कुल ठीक नहीं है सर। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, सुना हूँ, पढ़ा हूँ और देखा हूँ, 20 वर्ष से मैं इस पार्लियामेंट में हूँ सर, ये पहली बार इस लेवल तक जा रहा है कि इसका हद ही नहीं है सर। ये तो मैं घोर निंदा करता हूँ। ये बार बार संविधान पे पद पर जो है ऐसे लोगों को अपमानित कर रहे हैं। पहले तो 20 वर्ष तक प्रधानमंत्री जी को अपमानित किया क्योंकि वो गरीब फैमिली से आते हैं, ओबीसी के हैं, इसीलिए अपमानित करते ही गए सर। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपमानित किया साहब। बाद में राष्ट्रपति को अपमानित किया सर, राष्ट्रपति को अपमानित किया। ये ट्राइबल वुमन है सर। और अभी आप जो किसान पुत्र है, पहली बार एक जाट समाज के किसान पुत्र इस लेवल पर आ गए सर, उपराष्ट्रपति तक पहुंच गए। तो इस उपराष्ट्रपति पद को, संविधान पद को अपमानित कर रहे सर। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सर, तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वाहन के स्टैंडर्ड्स के बारे में अभी स्टार रेटिंग की सिस्टम शुरू हुई है। अभी 2 कंपनियों के गाड़ियों को स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है। वो उसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जुड़ते हैं। और सुरक्षा का विषय ध्यान में लेते हुए ये जो स्टार रेटिंग है, इसमें इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयरबैग्स हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में रोड सेफ्टी के हिसाब से जितने सुधार करने चाहिए
जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं उन सब का अमल किया जा रहा है और निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार होने के कारण हम लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करें। अन्य सदस्य जो बता रही है वो प्रॉब्लम है। एक तरफ हम एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, दूसरी ओर लोग जानवर लेकर रोड पर घुसते हैं। अभी मैं ग्वालियर से गया था तो दतिया तक पूरे रोड पर रात को जानवर छोड़ दिए थे और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके कारण एक्सीडेंट भी होते हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर कि विशेष रूप से रोड के बाजू में वो पुराने जो भैंसों और गाय को लेकर तबेले जो खड़े हैं वो कभी भी उनको छोड़ के दे देते हैं और रात को स्पीड से गाड़ियाँ जाती है, अंधेरे में एक्सीडेंट होते हैं। तो राज्य सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि रोड के ऊपर जो कानून और सुरक्षा है उसको रखने की है। पर मैं आदरणीय स्पीकर महोदय आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग इको फ्रेंडली बाम्बू के क्रैश बैरियर बना रहे हैं ताकि ये ना आए। और दूसरी सबसे अच्छी बात आपके ही प्रदेश में आदरणीय स्पीकर महोदय आपको भी अनुरोध करूँगा कि आपके यहाँ राजस्थान में जो जंगल है तो हमने जंगल ऊपर है और अंदर से हमने एक टनल बनाई है ताकि ऊपर में प्राणी जा सकते हैं और नीचे से ट्रैफिक जाएगा। हमारे यहाँ जबलपुर से नागपुर के बीच में पेंच के पास एक बहुत सुंदर कॉरिडोर बनाया है ताकि कोई भी जानवर रोड पर नहीं आ सकते, पर ये करने के लिए खर्चा खूब लगेगा। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को मैंने पत्र लिखा था सभी गृह मंत्री जी को कि भाई आप ये जो जानवर रात को छोड़ देते हैं, ये जो आदत है गाँव में, ये कहीं ना कहीं आप इसके ऊपर कानूनी प्रतिबंध लगाइए तो